अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के बारे में और उस हवाले से पाकिस्तान को क्या एडवांटेजेस हासिल हैं और पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, उस हवाले से बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान को हमेशा उसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन के हवाले से देखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटजिक लोकेशन पे लाई करता है। यू नो दैट पाकिस्तान साउथ एशिया में है, और अगर हम पाकिस्तान की लोकेशन को देखें तो हमें ये बात पता चलती है कि पास्ट में और अब भी पाकिस्तान को काफ़ी स्ट्रेटजिक हों या डिप्लोमेटिक हों या फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस हों, वो काफ़ी हद तक फ़ेस करने पड़े हैं और अभी पाकिस्तान वो चैलेंजेस फ़ेस कर रहा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक लोकेशन इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान को डोरवे टू द ऑयल रिच कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया समझा जाता है, कहा जाता है। क्योंकि आप देखें तो पाकिस्तान एक डोरवे है टू द सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट। और पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक लोकेशन का यही पोटेंशियल है जिसको सीपैक एक्सप्लॉइट करना चाहता है, यानी कि उसको इस्तेमाल में लाना चाहता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि फिर हम पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक लोकेशन को एक ट्रेड ट्रांजिट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की जियो इकनॉमिक विजन है। और अगेन अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी स्ट्रेटजिक लोकेशन को जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल किया है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने उसको जियो इकोनॉमिक्स के विजन से इस्तेमाल नहीं किया। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान को उसकी लोकेशन, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, उससे पाकिस्तान को नुकसान ज़्यादा हुआ है, बजाय इसके कि पाकिस्तान को उसके फ़वाइद हासिल हों। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और पाकिस्तान को क्या एडवांटेजेस हासिल हो सकते हैं। मोर ओवर हम इसको एक सिक्योरिटी के डायमेंशन से देखेंगे, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं पाकिस्तान को बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ऑल राइट। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो हमें ये बात समझ में आती है कि जियोग्राफी की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स का सामना पास्ट में भी करना पड़ा है, और अब भी पाकिस्तान के वो कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं सिक्योरिटी के हवाले से। फिर चाहे वो हमारे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हों या फिर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हों। ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल वही, जैसे रिसेंटली लास्ट ईयर दिसंबर में हमारे गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की थी। तो उस पॉलिसी का जो यूनिक फीचर है वो यही है कि उसमें पाकिस्तान के ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को हाईलाइट किया गया है। ऑल राइट। तो अब अगर हम पाकिस्तान की लोकेशन देखें मैप पर तो हमें ये नज़र आता है कि ऊपर की तरफ से पाकिस्तान चाइना के साथ जाकर मिलता है, ठीक है। एंड साउथ वेस्टर्न साइड पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान अरेबियन सी से जाके मिलता है, ठीक है, और साथ ही ईरान भी है। मोरोवर अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर देखें तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान लाई करता है, और अगर हम ईस्टर्न बॉर्डर पे देखें तो देयर इज़ इंडिया, जो कि हॉस्टाइल नेबर है पाकिस्तान का, जो कि पास्ट में भी पाकिस्तान के इसी की वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा थे और अभी सिक्योरिटी रिस्क्स बहुत ज़्यादा हैं फ्रॉम द ईस्टर्न बॉर्डर। और यही वजह है कि जिस बिना पर पाकिस्तान ने यूएस के साथ म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट भी साइन किया कि इन केस पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसला दरपेश आता है फ्रॉम इंडिया, तो इन दैट केस यूएस विल हेल्प पाकिस्तान। लेकिन दैट वाज एन अदर केस, यानी कि उस एग्रीमेंट को मिसपर्सीव किया गया था, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो एग्रीमेंट साइन किया गया था अगेंस्ट कम्युनिज़म। यानी कि अगर कोई कम्युनिस्ट पावर पाकिस्तान या आसपास की रीजनल कंट्रीज़ पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो या फिर अपना इन्फ्लुएंस रखने की कोशिश करता है, तो इन दैट केस यूएस विल प्रोटेक्ट दैट कंट्री फ्रॉम द कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस। एनीवेज यही पाकिस्तान के इंडिया के हवाले से कुछ कंसर्न्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान केम इनटू एन अलायंस विद यूएस, और पाकिस्तान ने ये जो अपने सीटो और सेंटो साइन किए, ये वही कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए साइन किए गए थे। अब अगर हम पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें जहाँ पे अफ़गानिस्तान लाई करता है, तो यू नो वेरी वेल कि
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के शुरू से ही ताल्लुकात कोई इतने खुशगवार नहीं रहे। और वैसे भी जब पाकिस्तान वजूद में आया था, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हासिल की थी पाकिस्तान ने, तब यूएन में एक ही कंट्री था जिसने पाकिस्तान की मेंबरशिप को कबूल नहीं किया था, रिजेक्ट किया था, एंड दैट इज़ अफ़गानिस्तान। ऑलराइट, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर इश्यूज़ चलते रहते हैं और अभी वो पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। अब अगर हम 1980s की बात करें तो कि तब अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ट्रूप्स आए थे, ठीक है। और तब यही हुआ था कि यूएस ने असिस्टेंस दी थी पाकिस्तान को और पाकिस्तान को शामिल किया था अपनी वॉर में अगेंस्ट सोवियत यूनियन, ठीक है। और यूएसएसआर को, उनकी ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से एक्सपेल करने के लिए फ्रीडम फाइटर्स तैयार किए गए थे पाकिस्तान में, जिनको बाद में भेजा गया था अफ़गानिस्तान ताकि वो जाकर वहाँ पर यूएसएसआर से फ़ाइट करें और उन्हें एक्सपेल करें फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ अफ़गानिस्तान। और यही एक मौका कहा जाता है कि जिसके बाद पाकिस्तान में एक जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है उसने जन्म लिया। उसके बाद अफ़गानिस्तान से एक और बहुत मेन इवेंट एसोसिएटेड है, जो कि है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। आप जानते हैं कि 2001 के बाद जैसे ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ, उसके बाद जो यूएस प्रेसिडेंट थे बुश, उन्होंने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर अनाउंस की और उन्होंने पाकिस्तान से मदद चाही कि पाकिस्तान उनके साथ मिलकर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनसे फ़ाइट करे, ठीक है। और एंड ही सेड कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। तो क्योंकि पाकिस्तान का एक रिलेशन रहा था तालिबान के साथ, दैट इज़ वाई पाकिस्तान से ये कहा गया कि पाकिस्तान हेल्प करे यूएस की टू एलिमिनेट टेररिस्ट ग्रुप्स अलकायदा। तो ये बेसिकली जो वॉर थी अगेंस्ट अलकायदा थी, क्योंकि ट्विन टावर अटैक्स के जो मास्टरमाइंड थे उसामा बिन लादेन, वो ही बिलोंग टू अलकायदा। तो एक तरह से पाकिस्तान को मजबूर किया गया कि वो यूएस का साथ दे और एक फ्रंट लाइन स्टेट बनकर सामने आए अगेंस्ट द टेररिस्ट ग्रुप्स इन अफगानिस्तान और इन दी यूएस ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम वही अपने 2 डेकेड्स की हिस्ट्री रीड करें तो हमें ये बात समझ में आती है कि पाकिस्तान को इससे इंतहाई नुकसान हुआ। वैसे तो देखा जाता है कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा एड मिली यूएस से, लेकिन ये बात एक फैक्ट है कि पाकिस्तान को जितनी एड मिली उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान को इकोनॉमिक लॉस हुआ। और इसके अलावा मोर देन 70,000 और यू कैन से यस मोर देन 70,000 हमारी लाइव्स लॉस्ट हुई सिविलियंस की। तो बेसिकली ये जो पूरा काम है, ये जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर है, ये एक काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ और इसका नुकसान बहुत हद तक पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ा, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर मटेरियल लॉसेस हों या फिर नॉन मटेरियल लॉसेस हों। इसके अलावा ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के बाद जब यूएस यहाँ पर आया तो उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया एंड देन वहाँ पे अपनी एक यूएस फ्रेंडली गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक पपेट गवर्नमेंट थी जो कि यूएस के कहने पर ऑपरेट करती थी। और पाकिस्तान को मसला ये दरपेश आया कि वो गवर्नमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी और इंडिया के बहुत करीब थी। उनके ज़्यादातर बयानात, उनके ज़्यादातर काम होते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है। तो पाकिस्तान को ये ख़दशा था, पाकिस्तान का ये एक सिक्योरिटी थ्रेट था कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान का इमीडिएट नेबर है, वहाँ पे एक एंटी पाकिस्तान और एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट इंस्टॉल की हुई है। तो पाकिस्तान हमेशा से ये तो ज़रूर चाहता था कि वहाँ पे एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट आए ताकि जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो सके। लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट यूएस के इन्फ्लुएंस में थी तो वो ज़्यादा इंक्लाइंड थी टुवर्ड्स इंडिया और अगेंस्ट थी पाकिस्तान के, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के खदशात थे वो कहीं हद तक बढ़ गए, क्योंकि वहाँ पे एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट इंस्टॉल थी। और ऑब्वियसली ये बात पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है उस लिहाज से भी ख़तरनाक थी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक विजन जो था उसके भी काफ़ी हद तक ख़िलाफ़ थी। मोरोवर अगर हम स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि 2011 में इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पैक्ट साइन हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी खदशात हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। और एक और जो मेजर इवेंट जो रीसेंट हुआ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से, जो रीसेंट इवेंट हुआ है, मेजर इवेंट जिसमें पाकिस्तान को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ेगा, वो है यूएस ट्रूप्स विड्रॉल फ्रॉम अफ़गानिस्तान।
आप जानते हैं कि यूएस ट्रूप्स विड्रॉल के लिए अमेरिका पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल समझता है, यानी कि यूएस ट्रूप्स विड्रॉ तो हुए लेकिन इट वाज देयर डिफीट, वो डिफीट हुए हैं अफ़गानिस्तान में एंड वो एक शेमफुल डिफीट थी, ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अमेरिका पाकिस्तान को समझता है एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान वाज अक्यूज्ड ऑफ प्लेइंग डबल गेम। लेकिन अब वैसे वहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट आ चुकी है और उसको प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट समझा जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो इंडिया के हवाले से कंसर्न था वो तो एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि अभी भी वहाँ पर सिचुएशन इतनी स्टेबल नहीं है, ठीक है। यू डोंट वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो काम करना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं, ठीक है। और पहले भी अगर हम 90s की बात करें, 90s के डेकेड की बात करें, तब भी आपको ये बात मालूम होगी कि तभी वहाँ पर जो तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप थे उनमें लड़ाई झगड़ा रहा, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे हरगिज़ भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाई और हालात मज़ीद ख़राबतर होते गए 90s के डेकेड में अफ़गानिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर ये इम्पेक्ट पड़ा कि वहाँ से लोग माइग्रेट करके एज़ रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में आकर सेटल हुए। इसके अलावा जब ग्लोबल वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई तब भी काफ़ी सारे रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स हुआ इन पाकिस्तान। और अब भी पाकिस्तान को यही ख़दशा है कि अगर वहाँ पे इन ग्रुप्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, अगर एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बन पाती और वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाती गवर्नमेंट, तो अगेन देयर इज़ कंसर्न कि अगेन पाकिस्तान को एक रेफ्यूजी का क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, एक रेफ्यूजी इन्फ्लक्स का सामना करना पड़ सकता है फ्रॉम अफ़गानिस्तान। सो ये पाकिस्तान की एक टॉप प्रायोरिटी है कि वो अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। और एंड यू नो दैट जैसे कि अभी पाकिस्तान ने OIC की कॉन्फ्रेंसेस भी 2 ऑर्गेनाइज़ की, वहाँ पे एक मेजर इशू के तौर पर अफ़गानिस्तान के इशू को एड्रेस किया गया, ठीक है, ताकि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी लाई जा सके जो कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान का अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आज के दौर में, आज के टाइम में, क्योंकि लास्ट टाइम जब वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट आई थी तो वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को फेस करना पड़े थे। और अभी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहद फ्रेजाइल हो चुकी है, तो अब पाकिस्तान मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी तरह के रेफ्यूजी इन्फ्लक्स या किसी भी तरह का अनरेस्ट। और वैसे भी अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ पाती तो ओवरऑल ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को मज़ीद बढ़ाएगा। तो पाकिस्तान के लिए अब ये टाइम है कि वो रीजन में अफ़गानिस्तान के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे और कोशिश करे कि किसी तरह अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी लाई जा सके, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ। मोरोवर हमारे जो एरियाज़ अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं, देयर इज़ ऑल्सो कल्चरल एफिनिटी विद दैम। तो ये बहुत ज़रूरी काम है, एक रोल प्ले करना पड़ेगा पाकिस्तान को बिकॉज़ ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इसके अलावा अगर हम ईरान की बात करें तो पाकिस्तान के रिलेशंस ईरान के साथ भी कभी स्ट्रेन हो जाते हैं एंड मेन रीज़न इज़ रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है उनके बीच में एक न्यूट्रल स्टेट की तरह रहने में, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और ईरान पाकिस्तान का इमीडिएट नेबर है और सऊदी अरेबिया ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा दोस्त है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान दोनों के साथ अपने रिलेशंस ख़राब करना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि उनके बीच में एथनिक डिफरेंसेस हैं, सेक्टेरियन डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में ताल्लुकात काफ़ी ख़राब रहते हैं, उनका असर पाकिस्तान पर भी ऑब्वियसली पड़ता है। और यही की वजह है कि जो हमारी रीजन की स्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी है वो अंडरमाइन हो जाती है इस तरह की हॉस्टिलिटी से। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के ईस्टर्न नेबर की बात करें तो दैट इज़ इंडिया, जो कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के वजूद में आने से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, ये हॉस्टिलिटी स्टार्ट हुई है एंड स्टिल ऑन गोइंग। और इसके जो बेस पे इशू लाया करता है एंड दैट इज़ कश्मीर इशू, जिसको इंडिया किसी भी सूरत हल करने को तैयार नहीं है और इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे हैं एंड देयर इज़ कॉन्स्टेंट फियर ऑफ वॉर और इंस्टेबिलिटी, ठीक है। और पाकिस्तान और इंडिया की ही दुश्मनी है, जिसकी वजह से SCO जैसा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म वो अपने पोटेंशियल रीच नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ दिस हॉस्टिलिटी। और आप जानते हैं कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है इंडिया में, तब से पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राब हो चुके हैं एंड स्पेशली आफ्टर दी स्टेप्स टेकन बाय द मोदी गवर्नमेंट ऑन 5th August 2019।
और इंडिया इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे भी FATF के लेवल पे भी काफ़ी ये कोशिश करता है कि वो अमेरिका की मदद से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाने की कोशिश करता है, ठीक है, और पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे आइसोलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। बार बार पाकिस्तान पर टेररिज्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। ऑलराइट, तो ओवरऑल पाकिस्तान को अपने ईस्टर्न जो बॉर्डर है वहाँ से भी काफ़ी सिक्योरिटी ख़तरात लाहक हैं। तो इन तमाम मामलात को सही से फेस करने के लिए पाकिस्तान को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वेल थॉट डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है, जिसके थ्रू पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को ना सिर्फ जियो पॉलिटिकल बल्कि अपने जो जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी इफ़ेक्टिवली अचीव करने के काबिल हो पाए। ऑलराइट, सो हम मज़ीद इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे मज़ीद डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स आने वाले हैं आप ज़रूर वो चेक कीजिएगा। एंड now let's end this video here. If you found it helpful तो please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। सो आज की हमारी ये वीडियो हमारी प्रीवियस वीडियो की कंटिन्यूएशन में है और हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। सो अगर हम ये बात सोचें कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस क्यों है तो हमें सबसे पहले ये बात समझ में आती है कि 20th सेंचुरी में पाकिस्तान जो ग्लोबल पावर्स हैं उनका एक मेन फोकस रहा था, यानी कि कोल्ड वॉर एरा में पाकिस्तान का एक मेजर रोल था और स्पेशली USSR की डिसइंटीग्रेशन में भी पाकिस्तान ने US के साथ अलायंस में एक मेजर रोल प्ले किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इस रीजन में जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे मज़ीद बढ़े, क्योंकि 1945 के बाद दुनिया जो थी बाइपोलर वर्ल्ड था। दो सुपर पावर्स थी, एक USSR दूसरा US, ठीक है। और अंडर ट्रूमन डॉक्ट्रिन जो US प्रेसिडेंट थे उन्होंने कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिस्ट स्टेट्स और कंटेनमेंट ऑफ USSR की पॉलिसी को अडॉप्ट किया और USSR की कंटेनमेंट के लिए उन्होंने पाकिस्तान को एक मेजर स्टेट के तौर पर इस्तेमाल किया। और वैसे भी अगर आप पाकिस्तान और US के रिलेशंस की हिस्ट्री पढ़ें तो यू गेट टू नो कि टाइम एंड अगेन US ने पाकिस्तान को अपने ऑब्जेक्टिव्स को इस रीजन में अचीव करने के लिए काफ़ी मरतबा इस्तेमाल किया है। एंड एज सून एज देयर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड उनका जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। सो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि US और पाकिस्तान के रिलेशंस की जो बेस थी वो US ऑब्जेक्टिव्स ही रहे हैं हमेशा। जब भी US ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत किया है तो हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न या कोई ना कोई मेजर ऑब्जेक्टिव होता था जो वो पाकिस्तान के थ्रू अचीव करना चाहता था। और फिर जब 1950s में पाकिस्तान ने US स्पॉन्सर्ड अलायंसेस को ज्वाइन किया तो उनका मेजर मकसद यही था कि USSR को कंटेन करना, कम्युनिज़म को कंटेन करना, ठीक है। तो ये एक तरह से एक डायरेक्ट ऐलान था पाकिस्तान की तरफ से भी कि वो USSR जो कि एक सुपर पावर भी थी उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो ऑब्वियसली जब एक वीकर स्टेट एक पावरफुल स्टेट के अगेंस्ट काम करेगी तो ऑब्वियसली उससे उन स्टेट्स के बीच में हॉस्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और यही हुआ कि USSR और पाकिस्तान के ताल्लुकात हॉस्टाइल रहे बिकॉज ऑफ द अलायंस विद US। और उस हॉस्टिलिटी को अभी तक पाकिस्तान को फेस करना पड़ता है। एंड रिसेंटली कुछ ना कुछ पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। अदरवाइज़ 2016 या यस आई थिंक इट वाज 2016 के तब तक रशिया ने पाकिस्तान पर आर्म्स एम्बार्गो लगाया हुआ था, ऑलराइट। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो आर्म्स एम्बार्गो को ख़त्म किया और साथ में पाकिस्तान के साथ थोड़ी थोड़ी मिलिट्री इंगेजमेंट्स भी स्टार्ट की। पाकिस्तान और रशिया ने कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी उसके बाद की हैं एक साथ। और अब डिप्लोमेटिकली भी हमारे ताल्लुकात रशिया के साथ कुछ बेहतर होते नज़र आ रहे थे पिछले कुछ सालों में। तो क्योंकि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लाइक करता है, उसकी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, दैट इज़ वाई US को ऑब्वियसली बीइंग अ सोल सुपर पावर ये बात पसंद नहीं आएगी कि वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए, क्योंकि नाउ रशिया इज़ रिसर्जिंग। और इसीलिए कहा जाता है कि रिसेंटली जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया कि उन्होंने US ट्रूप्स को विड्रॉ करना है फ्रॉम अफ़गानिस्तान, उसके पीछे मेजर वजह यही थी कि US समझता है कि अब इससे बड़ा US के लिए कंसर्न रशिया और चाइना है और US को अब ये चाहिए कि वो अपना फोकस इस रीजन से हटाकर
अपना जो फॉरेन पॉलिसी का मेजर फोकस है वो चाइना की कंटेनमेंट और रशिया की कंटेनमेंट पे करे। यूएस वैसे भी चाइना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार देता है और यही बयान दिया गया था पेंटागन की जानिब से भी। और अगर आपने प्रेसिडेंट जो बाइडेन की स्पीचेस सुनी हो तो अक्सर वो इस बात को दोहराते हैं कि यूएस का अब जो मेजर अब ऑब्जेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी का वो है कि किसी तरह चाइना और रशिया को रोका जाए। एनीवेज़, अगर हम कोल्ड वॉर एरा की बात करें तो यू नो कि पाकिस्तान ने यूएसएसआर के अगेंस्ट एक मेजर रोल प्ले किया। पाकिस्तान ने यूएस का कैंप ज्वाइन किया अगेंस्ट यूएसएसआर। दिस इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान ने एक फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया इन दी यूएसएस फाइट अगेंस्ट यूएसएसआर। एंड इस तमाम पीरियड के दौरान यूएस ने पाकिस्तान की मिलिटरीली और फाइनेंशियली बहुत मदद की, पाकिस्तान को बहुत एड दिया और मिलिट्री सपोर्ट दी, मिलिट्री इक्विपमेंट भी प्रोवाइड की, ठीक है। और जो फ्रीडम फाइटर्स तैयार किए जा रहे थे उनकी ट्रेनिंग के लिए भी काफ़ी सपोर्ट दी। लेकिन एज सून एज यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इन 1991, उसके फ़ौरन बाद यूएस का इंटरेस्ट पाकिस्तान से इस रीजन से ख़त्म हो गया। एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमने बाद में देखा कि यूएस ने थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया था पाकिस्तान से और पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया था टू डील विद द इंस्टेबिलिटी, ग्रोइंग इंस्टेबिलिटी एंड केओस एंड द इन्वायरमेंट ऑफ सिविल वॉर इन अफ़गानिस्तान, जिसका ऑब्वियसली पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि उससे ना सिर्फ टेररिज्म बढ़ा बल्कि एक्सट्रीमिज़म भी बढ़ा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर रेफ्यूजीज़ इन्फ्लक्स हुआ मैसिव लेवल पे और ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई और पाकिस्तान के अंदर भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई और मोर ओवर जो अफ़गान्स थे उनके अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पैदा हुआ। लेकिन मीनवाइल जब वहाँ पे तालिबान ने टेक ओवर किया, वहाँ पे 1990s में रूल किया अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने वहाँ पे कोशिश की कि तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए और उन्हें स्टेबिलिटी लाने में मदद की जाए। एंड तब 1990s के टाइम में जब तालिबान गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो वो अनस्टेबल थी। लेकिन जैसे अभी तालिबान चाहते हैं कि इंटरनेशनली उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। उसी तरह 1990s के टाइम में जब तालिबान गवर्नमेंट बनी थी तब भी वर्ल्ड कम्युनिटी ने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था। एंड देयर वर ओनली 3 कंट्रीज़ के जिन्होंने तालिबान को रिकॉग्नाइज़ किया था, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये 3 कंट्रीज़ थे। लेकिन आप इस बात को थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद इस पीरियड के दौरान जब यूएस ने उन फ्रीडम फाइटर्स की रिहेबिलिटेशन में पाकिस्तान की हेल्प नहीं की तो ऑब्वियसली तालिबान ने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान का। वहाँ पे कोई सिविलियन एज सच गवर्नमेंट नहीं आ पाई, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली वहाँ पे क्योस और इंस्टेबिलिटी रही। और इसी दौरान अफ़गानिस्तान जो है एक सेफ़ हेवन बना फॉर टेररिस्ट ग्रुप्स, जहाँ पे अलकायदा और इन्होंने भी अपने लिए एक सेफ़ हेवन समझा। उसके बाद जब 9/11 का इवेंट पेश आया, ट्विन टावर अटैक्स हुए, तब जो है यूएस ने तालिबान से कहा कि दे शुड हैंड ओवर उसामा बिन लादेन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन तालिबान ने रिफ्यूज़ किया, जिसकी वजह से फाइनली यूएस ने उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर की एंड पाकिस्तान को भी अपनी उस वॉर में इन्वॉल्व किया। दैन ऑफिशियली ग्लोबल वॉर ऑन टेरर स्टार्टेड एंड पाकिस्तान अगेन played a frontline state role in the achievement of US objectives. ना चाहते हुए भी US का साथ देना पड़ा एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान incurred losses, लाइव्स के लॉसेस, मटीरियल लॉसेस, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इससे ओवरऑल जो पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक है वो भी काफ़ी हद तक डैमेज हुआ। अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें ये बात चलती है पता कि 1950s के टाइम में जब यूएस ने पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट अडॉप्ट की हुई थी, तब इस रीजन में साउथ एशिया में यूएस के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी वो यही थी कि इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया को उन्होंने परसुएट करने की कोशिश की, लेकिन जो इंडिया का स्टांस था वो बहुत फर्म था। दे डिसाइडेड टू रिमेन नॉन अलाइंड, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की क्योंकि स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस भी थी कि पाकिस्तान को किसी ऐसे कंट्री की सपोर्ट चाहिए थी जो उसे मिलिट्री एड दे, इक्विपमेंट प्रोवाइड करे, मिलिट्री ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करे और साथ ही पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे। तो दैट इज़ वाई पाकिस्तान जॉइंट यूएस कैंप, पाकिस्तान अलाइड विद यूएस, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली यूएसएसआर और पाकिस्तान में एक हॉस्टिलिटी बढ़ी। और इसका दूसरा इम्पैक्ट ख़राब पाकिस्तान पर ये पड़ा कि इंडिया और यूएसएसआर वो क्लोज़
ये दोनों स्टेट्स क्लोज़ हुई और तब से अब तक इन दोनों स्टेट्स का बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप है। उसके बाद जब 1980s का टाइम आया और यूएसएसआर के ट्रूप्स अफ़गानिस्तान में एंटर हुए, तब भी यूएस के ऑब्जेक्टिव्स थे अपने कि किसी तरह से अफ़गानिस्तान से यूएसएसआर के ट्रूप्स को एक्सपेल किया जाए ताकि कम्युनिज़म का, कम्युनिस्ट स्टेट्स का इन्फ्लुएंस आगे ना बढ़े इस रीजन में। ऑलराइट, दैट इज़ वाई इट अगेन यूज्ड पाकिस्तान to achieve these objectives. 1991 में USSR disintegrate हुआ and then soon after that Pakistan was left alone to deal with all the crisis created in Afghanistan, जिसकी वजह से as I told you before कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ और soon after that US इंटरेस्ट लूज़ कर गया पाकिस्तान में। एंड देन अगेन फिर 9/11 का वाक़या होता है। 9/11 के बाद अगेन पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूएस के लिए, क्योंकि यूएस के जो ऑब्जेक्टिव्स थे ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के हवाले से वो पाकिस्तान में रहकर ही अचीव हो सकते थे। तो वंस अगेन आफ्टर 9/11 पाकिस्तान बिकेम रेलिवेंट फॉर यूएस ऑब्जेक्टिव्स एंड यू नो दैट तब भी इस तमाम 2 डेकेड्स के दौरान पाकिस्तान को मिलिट्री एड भी मिली, ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग्स भी दी गई और इकोनॉमिक एड भी मिला, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान को इससे कहीं ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा एंड इससे पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक कंपाउंड हुए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स वर कंपाउंडेड बिकॉज ऑफ दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान इन द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जिसके लिए ऑब्वियसली ग्राउंड था अफ़गानिस्तान, जो कि पाकिस्तान का इमीडिएट नेबर है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब 9/11 के बाद का टाइम आया तो इवन के पाकिस्तान को एक मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा दिया गया था यूएस की तरफ से, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ फ्रंट लाइन स्टेट। और तब भी पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस बेहतर नहीं हुए किसी और बात पर, लेकिन उनका जो मेजर फोकस था रिलेशनशिप का वो अफ़गान इशू ही था। और स्पेशली अगर हम देखें तो एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी हमें ये बात देखने को मिलती है कि जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है उसके बाद यूएस का समझेंगे एक कंसर्न बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है, ऑलराइट। लेकिन बाद में फिर यूएस का जो नेक्स्ट कंसर्न होता है वो चाइना होता है और उसको स्ट्रेटेजिकली काउंटर करने के लिए यूएस अपना रिलेशनशिप मजबूत करता है विद इंडिया, जो कि पाकिस्तान का हॉस्टाइल नेबर है। और इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना यानी उसे पाकिस्तान के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग करना, तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली पाकिस्तान के कंसर्न्स काफ़ी हद तक बढ़े थे और इसी वजह से भी यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन स्ट्रेन हुए काफ़ी हद तक। और रिसेंटली भी अगर हम यूएस को देखें तो जैसा कि उसने अपना मेजर फोकस बनाया हुआ है चाइना को कंटेन करने में, तो उसके लिए वो मुख्तलिफ अलाइंसेस बना रहा है। जैसा कि पिछले साल हमने देखा सितंबर में ऑकस अलाइंस फॉर्म की थी यूएस ने, ठीक है, ऑकस अलाइंस जो कि समझा जाता है कि इट इज़ मेड टू कंटेन चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अगर आप ऑकस अलाइंस की सिग्निफिकेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो देयर इज़ अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। इसके अलावा ऑकस अलाइंस के अलावा देयर इज़ क्वाड अलाइंस। क्वाड अलाइंस भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलाइंस है बिटवीन 4 कंट्रीज़ एंड इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग और इसका इतना पोटेंशियल है कि कहा जाता है कि मे बी इन फ्यूचर इट कैन बिकम साउथ एशियन और इंडो पैसिफिक नेटो। तो ये कुछ चंद बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलाइंसेस हैं जिनका मकसद है चाइना को कंटेन करना। यूएस इसका मेजर एक मेन मेंबर है और इनमें जो दूसरे मेंबर्स हैं वो हैं चाइना के राइवल्स जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। मोरोवर यू नो के लास्ट ईयर जब G7 की मीटिंग हुई थी तो इन दैट मीटिंग इट वाज अनाउंस्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड दैट इज़ B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से उन्होंने एक प्रोग्राम अनाउंस किया, एक इनिशिएटिव अनाउंस किया प्रेसिडेंट जो बाइडन ने। एंड कहा जाता है कि इस B3W का भी यही मकसद है कि चाइना का जो एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको काउंटर करना, ऑलराइट। एंड नाउ अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें या पिछले कुछ महीनों की बात करें तो या तब की बात करें जैसे ही अगस्त में ऑन 30 अगस्त जैसे ही यूएस ट्रूप्स विड्रॉ हो गए फाइनली फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान, तो यू नो कि ये एक हरी में किया गया फ़ैसला था, एक जल्दबाजी में किया गया फ़ैसला था। ये बिना सोचे समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं स्पेशली फॉर द रीजन एंड फॉर द पुअर पीपल ऑफ अफगानिस्तान।
तो जब तक यूएस के ट्रूप्स अफ़गानिस्तान में थे तब तक यूएस सॉट हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन एज सून एज दे हैव लेफ्ट अफ़गानिस्तान, नाउ अगेन यूएस हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन पाकिस्तान. And also it is alleged that even after leaving Afghanistan, US Biden administration asked for US bases in Pakistan to carry out any military operations in Afghanistan, ठीक है, to which Pakistan government said no. मतलब कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये फैसला था कि वो अब यूएस को इस रीजन में या फिर मज़ीद अफ़गानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स करने के लिए एयर स्पेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, यूएस को बेसिस फराहम नहीं करेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए एक ख़तरा साबित हो सकता है एंड इससे ऑब्वियसली रीजनल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है. एंड ज़ाहिर है इससे हमारे जो नेबर के हमारे पाकिस्तान के हमारे नेबर अफ़गानिस्तान से जो ताल्लुकात हैं वो भी ख़राब होंगे. एनीवेज़, बिकॉज ऑफ दिस डिसोबीडियंस फेस्ड बाय यूएस, बिकॉज नाउ यूएस ट्रूप्स आर नॉट इन अफ़गानिस्तान एंड यूएस हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस रीजन, तो अगेन पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया गया है इस तमाम केओस से डील करने के लिए, जिसको स्टेबलाइजेशन की तरफ लाने के लिए पाकिस्तान ने ख़ुद अपनी तरफ से कोशिशें जारी रखी हुई हैं, जिसके लिए उन्होंने OIC कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, जिसमें ये डिसाइड करने की कोशिश की गई कि किसी तरह अफ़गान लोगों को सपोर्ट किया जाए, ठीक है, ताकि जो इम्पेंडिंग ह्यूमन कैटास्ट्रोफी है उसको अवॉइड किया जा सके. And also Pakistan urged the international community to come forward to unfreeze their assets and also help Afghans and obviously provide them with basic necessities. अब जो अफ़गान तालिबान हैं उनके साथ तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन जो TTP है, दैट इज़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है, पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ख़दशात लाहक हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले महीनों में TTP ने हमारे जो सोल्जर्स हैं उन पर काफ़ी अटैक्स किए हैं. एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट ट्राइड टू रीच अ सीज़ फायर एग्रीमेंट विद दैम, लेकिन बार बार उसको वायलेट कर दिया जाता है और सो फार एज सच कोई एग्रीमेंट रीच नहीं कर पाई है बिटवीन TTP एंड दी पाकिस्तान गवर्नमेंट. इसके अलावा अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट बन तो गई है तालिबान की, लेकिन स्टिल देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और ये रिस्क है कि क्या वो गवर्नमेंट सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर ऐसा ना हो कि अगेन वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाए, या फिर अगेन पाकिस्तान को एक रेफ्यूजी इन्फ्लक्स का सामना करना पड़े. तो इस टाइम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तरफ से ये तमाम हॉरर्स फेस कर रहा है. और अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के अपने डिसीजंस की वजह से ये नहीं हो रहा, बल्कि जो पाकिस्तान को बार बार इन्वॉल्व किया जाता है दूसरों की वॉर में, दूसरों के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में, बिकॉज पाकिस्तान लाइज ऑन अ स्ट्रेटजिक लोकेशन. तो दिस इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान को ये तमाम मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ रही हैं, ये तमाम सिक्योरिटी चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ रहे हैं. सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. इस टॉपिक को अब हम मज़ीद भी एक्सप्लोर करेंगे इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल, इफ़ यू फाउंड इट नॉलेजेबल, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय. अस्सलाम वालेकुम. सो आज हमारी ये वीडियो हमारा प्रीवियस टॉपिक जो चल रहा था कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, उसी की कंटिन्यूएशन है. एंड अगर आपने वो वीडियो सुनी हो तो आपको मालूम होगा कि उन लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान डिस्कस किया फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान्स नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर, जहाँ पे अफ़गानिस्तान लाई करता है, एंड अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन. तो हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया अलॉन्ग विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान विद US एंड USSR एंड देन नाउ रशिया regarding the Afghan issue. All right, so in this video we'll move on, and now we'll focus on Pakistan's eastern border, जहाँ पे इंडिया लाई करता है. और आप ये जानते हैं कि since the inception of Pakistan we have had hostile relations with India, और ख़ास तौर पर पिछले चंद सालों में हमारे इंडिया से मज़ीद ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, और हमारे कंसर्न्स इस वजह से भी बड़े हैं इंडिया के हवाले से, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले चंद सालों में US की जो इंडिया के साथ एक स्ट्रेटजिक मिलिट्री इंगेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है.
और अब भी पाकिस्तान के लिए ये परेशानी की बात ये इसलिए है क्योंकि अब यूएस का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान से ख़त्म हो चुका है। एंड वैसे भी फॉर इट्स अफ़गानिस्तान डिफ़ीट अमेरिका जो है होल्ड्स पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिफ़ीट, जिसकी वजह से हमारे यूएस के साथ रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेन हुए हुए हैं। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो हमारी चाइना के साथ इकनॉमिक और मिलिट्री डिपेंडेंस इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वजह से भी यूएस हमसे काफ़ी नाखुश है। एंड इसीलिए जो है, क्योंकि चाइना स्ट्रॉन्ग ना हो, चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में ना बढ़े, इसलिए वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है यूएस टू काउंटर बैलेंस चाइना। सो ऑब्वियसली नाउ दिस हैज़ एडेड टू आवर सिक्योरिटी कंसर्न्स रिगार्डिंग इंडिया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सी पैक हमारी इकॉनमी के लिए एक लाइफलाइन है और इंडिया यूएस की मदद से उसको सबोटाज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें, तो पहले तो ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान के रिलेशंस कभी इंडिया से सही होते थे और कभी ख़राब हो जाते थे, लेकिन स्पेशली आफ्टर 9/11 हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया कॉन्स्टेंटली ये कोशिश करता है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराया जाए। पाकिस्तान पर बार बार टेररिज्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं एंड कश्मीर इशू को सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जाती। उसके लिए पाकिस्तान से बिल्कुल इंगेजमेंट रोक दी जाती है एंड कोशिश की जाती है कि ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए। और हम देखते हैं कि रिसेंटली भी जब 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया गया FATF में, तब उसके बाद इंडिया कॉन्स्टेंटली इसी कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराया जाए, जिसको और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इंडिया ने मुख्तलिफ टेररिज्म के इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान पर। और 9/11 के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया डिप्लोमेटिकली कश्मीर इशू को सॉल्व करने की तमाम कोशिशें छोड़ देता है और ये कोशिश करता है कि किसी तरह मिलिटरीली ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करके और कश्मीर को ऑक्यूपाई कर लिया जाए। और कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को ग्लोबली वीक करने के लिए पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए। यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कंप्लेंट्स की गई रिगार्डिंग दी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड सपोर्ट फॉर दी फ्रीडम फाइटर्स। लाइक जो कश्मीरीज इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, वी कॉल देम फ्रीडम फाइटर्स, लेकिन इंडिया कॉल्स देम टेररिस्ट। ऑलराइट, तो पाकिस्तान की उनको सपोर्ट को सपोर्ट फॉर दी टेररिस्ट कहा जाता है इंडिया की जानिब से। लेकिन पाकिस्तान अपनी तरफ से ये कोशिश ज़रूर करता है कि किसी तरह कश्मीर इशू को सॉल्व कर लिया जाए, जिसके लिए वो यूएस को बीच में लाता है ताकि यूएस की मीडिएशन के थ्रू कहीं ना कहीं कोई एग्रीमेंट रीच कर जाए, लेकिन उसके लिए भी ऑब्वियसली इंडिया नहीं मानता। तो ये तमाम एफ़र्ट्स हमारे फ़ेल हो जाते हैं। मोरोवर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उससे भी पाकिस्तान बार बार मदद मांगता है रिगार्डिंग कश्मीर इशू, रिगार्डिंग रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, लेकिन उस हवाले से भी इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया पर एज सच कोई प्रेशर नहीं डालती, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का ज़्यादातर फोकस पाकिस्तान इंडिया की हॉस्टिलिटी पे होता है, लेकिन अब इट्स अबाउट पाकिस्तान एंड इंडियाज़ न्यूक्लियर वेपन्स। अगर हम 2016 ऑनवर्ड्स देखें तो हमें पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब होते हुए नज़र आते हैं, स्पेशली उरी अटैक इन 2016 और जो पुलवामा अटैक्स हुए थे इन 2019, उसके लिए उसमें इंडिया का नुकसान हुआ, जिसके लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया सीधा सीधा कि वो पाकिस्तान ने ये अटैक्स कराए हैं। पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उरी अटैक और पुलवामा अटैक्स में जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट थी एंड दे वर बैक्ड एंड सपोर्टेड बाय दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो इस तरह दोनों कंट्रीज़ में टेंशन्स मज़ीद बढ़ी। और अगर आपको 2019 का फरवरी का वाक़या याद हो तो यू नो दैट वो वाला जो अटैक था पाकिस्तान पर किया गया, दैट वाज डन टू टेक रिवेंज फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए वो अटैक किया गया, लेकिन आपको पता है कि उसका रिज़ल्ट क्या निकला। तब ये हुआ था कि 26 फरवरी 2019 को जो इंडियन एयरफोर्स है उनका क्राफ्ट जो है उसने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया एंड एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की पाकिस्तान के अगेंस्ट बाय कमिंग इन टू द पाकिस्तानी टेरिटरी। यानी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल की हदूद हैं उनको क्रॉस करके उनका तैयारा पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान की टेरिटरी पे एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की, लेकिन पाकिस्तान का एज सच कोई नुकसान नहीं हो पाया।
और इसीलिए जो पाकिस्तान का रिस्पांस था उस पर वो भी काफ़ी कैलकुलेटेड और सेंसिबल था टू अवॉइड एनी एस्केलेशन। इंडिया के इस बेलिजरेंट एक्ट पे पाकिस्तान ने सेम इंटेंसिटी का रिस्पांस दिया एंड एज अ रिज़ल्ट उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया, जिसमें एक एयरक्राफ्ट था इंडियन एयरक्राफ्ट MiG-21 एंड अनदर वन वाज Su-30। ये दोनों मार गिराए। जो Su-30 है वो इंडियन हेल्ड कश्मीर में जाके गिरा एंड देन अदर वन विच फेल इन पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में गिरा, वो था इंडियन एयरक्राफ्ट MiG-21। ठीक है। एंड यू नो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया, बट लेटर ऑन एज अ गुडविल जेस्चर पाकिस्तान ने उसे रिटर्न कर दिया इंडिया। बट स्टिल इंडिया ने कोई पाकिस्तान को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि अब बेलिजरेंट जो एक एक्ट है उसको बरकरार रखा। एंड देन अगेन ऑन 5 अगस्त 2019 इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, जिसके प्रोटेस्ट में आज तक पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किसी भी तरह की बातचीत को और हर तरह की ट्रेड को सस्पेंड किया हुआ है। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जो कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बरकरार रखने के लिए जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स मौजूद हैं उनको रिवोक कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। You know कि इंडियन गवर्नमेंट रिवोक्ड आर्टिकल 370 एंड 35A। सो बेसिकली दे एनेक्स्ड कश्मीर। और इन आर्टिकल्स की रिवोकेशन के बाद वहाँ पे हैवी मिलिट्री प्रेजेंस को इंश्योर किया गया और लोगों को लॉकडाउन में रखा गया ताकि वो बाहर निकल के किसी भी तरह का प्रोटेस्ट ना कर पाएँ। एंड जिसकी वजह से कश्मीर को मोस्ट मिलिटराइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इंडिया के इस स्टेप के बाद पाकिस्तान ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपना प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दिस ऑल इलीगल एक्ट बाय इंडिया। एंड देन कोशिश की गई कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात पर प्रेशराइज़ किया जाए कि वो इंडिया को फोर्स करे कि वो ये तमाम आर्टिकल्स को या कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रीस्टोर करे। एनीवेज़ इस तमाम के बाद अब तक इंडिया अपने स्टांस से पीछे नहीं हटा। In fact, now they have made the life of Indian Muslims very difficult. So पाकिस्तान यही कहता है कि जब तक इंडिया कश्मीर का जो स्टेटस है स्पेशल स्टेटस वो रीस्टोर नहीं करता तब तक इंडिया से कोई बात नहीं की जाएगी किसी भी हवाले से। मोरोवर पाकिस्तान ने ये भी किया कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो अपनी ट्रेड थी वो बिल्कुल सस्पेंड कर दी। ऑलराइट। लेकिन इससे पहले भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान और इंडिया क्योंकि उनके हॉस्टाइल ताल्लुकात हैं तो उसकी वजह से अब बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल होने के बावजूद इंडिया और पाकिस्तान की आपस की ट्रेड बहुत कम थी। इट वाज जस्ट लाइक $5 बिलियन और वो अब मज़ीद कम होके 1 बिलियन या फिर उससे भी कम $1 बिलियन तक पहुंच चुकी है। एंड दैट ट्रेड ऑल्सो इंक्लूड्स वेरी इसेंशियल commodities like medicines and some other things also like medical equipment। इसके अलावा अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो हम ये देखते हैं कि स्पेशली 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट इंस्टॉल की जाती है वो कुछ एंटी पाकिस्तान थी। ठीक है। एंड इट वाज प्रो इंडिया। इसके अलावा वहाँ पर आकर इंडिया ने अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने की कोशिश की इन अफ़गानिस्तान। ठीक है। वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की टू अपीज़ दी अफ़गान गवर्नमेंट। ऑलराइट। और इसी तरह ही वो अपना इन्फ्लुएंस भी रख सकते थे अफ़गानिस्तान की रीजन में। यहाँ पर इंडिया का यही मकसद था कि ईस्टर्न बॉर्डर पे तो वैसे ही पाकिस्तान इंगेज है बिकॉज ऑफ दी हॉस्टाइल नेबर, लेकिन इसका मकसद ये था कि अफ़गानिस्तान में भी एक अपना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखे इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान के रीजन में भी रहकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कॉन्स्पिरेसीज़ करे एंड पाकिस्तान के जो वल्नरेबल रीजन्स हैं जैसा कि बलूचिस्तान जहाँ पे सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज़ पाई जाती हैं वहाँ पे रहकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करे। जैसा कि काफ़ी टाइम पहले पाकिस्तान ने ईरान का जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है वहाँ से उनके एक स्पाई को एक इंडियन स्पाई को अरेस्ट किया। ऑलराइट। और उसका मकसद ये था कि वो वहाँ पर रहकर CPEC को सबोटाज करे। एनीवेज़ 9/11 के बाद इंडिया यहाँ पर अफ़गानिस्तान में आया और US की भी सपोर्ट उसे हासिल थी। इसके अलावा उन्होंने अपने फ्रेंडली रिलेशंस बनाए अफ़गान गवर्नमेंट के साथ और यहाँ पर जो इंडियन एजेंसी है रॉ उन्होंने एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स के साथ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की भी कोशिश की। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने हमेशा
चाह है कि एटलीस्ट अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट हो, ताकि जो इंडियन फैक्टर है, जो उस लिहाज से फ़ियर है पाकिस्तान का सिक्योरिटी के हवाले से, वो एलिमिनेट हो सके। एंड नाउ आफ्टर यूएस ट्रूप्स विड्रॉल, वहाँ से ऑब्वियसली यूएस को भी जाना पड़ा। उनके जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, उनको भी यहाँ से अफ़गानिस्तान के रीजन से जाना पड़ा है। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज़ सेटिस्फाइड विद दिस ऑल्दो अभी भी पाकिस्तान को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना है, और ये खदशा पाया जाता है कि क्योंकि वहाँ पे अभी तक इतनी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पाई है अफ़गानिस्तान में, अभी भी वहाँ पर बहुत इंस्टेबिलिटी है, तो हो सकता है कि इंडिया जो एंटी तालिबान और एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करे, मिलिटरली भी और इकोनॉमिकली भी, और फिर अगेन अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे। तो ये खदशा अभी भी पाया जाता है, और इसके लिए भी ऑब्वियसली पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए हैं कि किसी तरह जो हमारा अफ़गानिस्तान के साथ दुरंद लाइन पे पोरस बॉर्डर था, उसकी फेंसिंग स्टार्ट की पाकिस्तान ने। आई गेस इट वाज स्टार्टेड इन 2016, यू कैन कंफर्म इट। और अब वो जो बॉर्डर पे फेंसिंग है वो मोर देन 96% कंप्लीट कर ली गई है। ऑल राइट, सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। लेकिन इस पर मज़ीद हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जो जितना थोड़ा बहुत फेंसिंग रह गई है, वहाँ से भी अभी तक हमारे जो सोल्जर्स हैं उन पर काफ़ी अटैक्स कर चुका है टीटीपी। तो अभी भी हमें वहाँ पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन ड्राइव करें तो वी गेट टू नो कि पाकिस्तान जो इकोनॉमिकली, जियो स्ट्रेटजिकली एंड जियो पॉलिटिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे लाई करता है इन साउथ एशिया, और ये वो रीजन है कि जहाँ पे ग्लोबल पावर्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसा कि अगर हम जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसका पाकिस्तान का मेजर इन्वॉल्वमेंट है इन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जिससे चाइना का ओवरऑल इस रीजन में और इससे आगे भी चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस रीजन में यूएस अपनी राइवलरी की वजह से ये नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में पूरी तरीके से स्टेबिलिटी आए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आने का मकसद है कि सीपैक को एक्सटेंड कर दिया जाएगा अफ़गानिस्तान और इससे आगे भी। ऑल राइट, तो जिससे काफ़ी हद तक सीपैक का प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट है, उसको एक सक्सेस बनाया जा सकता है, जो कि यूएस कभी भी नहीं चाहेगा। तो इसके अलावा वो इस रीजन में इंडिया को काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन कर रहा है टू काउंटर बैलेंस चाइना। ऑल राइट, मोरओवर यूएस रशिया को भी वीक करना चाहता है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि करंटली रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, जिसमें रशिया पर काफ़ी हैवी सैंक्शंस लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये एक अटैम्प्ट है टू वीकन रशियाज़ इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन अगर अफ़गानिस्तान के रीजन में स्टेबिलिटी आ जाती है तो यू नो वेरी वेल कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये तमाम एनर्जी थर्स्टी कंट्रीज़ हैं। इन केस यूरोप या फिर यूएस रशिया की एनर्जी सप्लाई को ब्लॉक भी कर देते हैं, स्टिल देन रशिया विल हैव दिस साउथ एशियन रीजन के जहाँ पर वो अपनी एनर्जी सप्लाई कर सकता है और अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकता है, और ये जो यूएस कभी नहीं चाहेगा। तो अगर आप गौर से एनालाइज़ करें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं हर जो मेजर पावर है उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान से होकर ही गुजरता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। उसी तरह अगर हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यही है कि अफ़गानिस्तान के रीजन में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि जो सीपैक प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन है, इकोनॉमी के लिए एक लाइफलाइन है। ठीक है, एक इकोनॉमी के लिए एक सेवियर के तौर पर है। तो इसीलिए उसको कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो नेबर में कंट्री है, हमारे जो इमीडिएट नेबर है, वहाँ पे भी स्टेबिलिटी आए, ताकि उसकी वजह से हमारे कंट्री में भी स्टेबिलिटी आएगी। तो ये पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी है कि किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी लाई जाए। इसके अलावा आप जानते हैं कि कंटिन्यूसली पाकिस्तान के जो ईस्टर्न बॉर्डर से सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और ख़दशात हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया हर लिहाज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, चाहे वो उसकी इकॉनमी हो, चाहे वो उसके वेपन्स हों, या फिर चाहे उसकी मिलिट्री हो। इसके अलावा अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अगर करंटली हम बात करें तो उनकी जो फ्रेंडशिप की बेस है वो है सीपैक प्रोजेक्ट, क्योंकि ये चाइना के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और पाकिस्तान के लिए भी। इसीलिए पाकिस्तान को ये हर मुमकिन कोशिश करने की ज़रूरत है कि वो किसी तरह भी अपने इस प्रोग्रेस में तेज़ी लाए एंड इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाए, हर मुमकिन कोशिश करे और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे चाइनीज़ पर्सनल को जो यहाँ पर आकर काम करते हैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं जो कि सीपैक को नाकाम बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर ज़ाहिर है पाकिस्तान को अपने जो
ताल्लुकात हैं यूएस और चाइना के साथ, उनमें भी बैलेंस बरकरार रखना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि यूएस से चाहे हमारे जितने भी ताल्लुकात हों, एट लास्ट वो हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। इसके अलावा भी हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे इंटरेस्ट हैं यूएस के साथ, ऑलराइट। तो हमें ये अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को इस तरह से डिज़ाइन करना होगा कि डिप्लोमेटिकली बैलेंस आउट किया जाए रिलेशंस विद बोथ कंट्रीज़ यूएस एंड चाइना। और एक स्ट्रॉन्ग फ़ॉरेन पॉलिसी है जो हमें हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशन को फुली एक्सप्लॉइट करने में हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। सो द थिंग इज़ कि हमें एक बहुत ही वेल थॉट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और साथ ही अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तभी हम ग्लोबल लेवल पे एक अच्छी स्टैंडिंग इख्तियार कर पाएंगे। ऑलराइट, सो अब हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। दिस इज़ लास्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ आवर टॉपिक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। I hope you liked it. So if you liked it, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.